नमस्कार, साहित्यिकी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। साहित्यिकी के इस अंक में हमारी परिचर्चा का विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लेखन की चुनौतियाँ। और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षाविद भुवन कुनियाल और प्रशिक्षक डॉक्टर राकेश डंगवाल जी। भुवन कुनियाल जी और राकेश डंगवाल जी, आप दोनों का साहित्यिकी के इस मंच पर स्वागत है। जी धन्यवाद, अभिनंदन है। परिचर्चा की शुरुआत भुवन कुनियाल जी मैं आपसे करता हूं, और आपसे सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में सृजनात्मकता को, रचनात्मकता को, क्रिएटिविटी को आप कहाँ पाते हैं? क्या चुनौतियाँ इसके सामने आपको नज़र आती हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके प्रश्न जो बहुत ही रेलेवेंट है जी। एआई का जो रचनात्मकता से संबंध है जी, वह सीधा तो नहीं है, क्योंकि एआई क्रिएटेड लिटरेचर न बोल करके उसको एआई जनरेटेड जो लिटरेचर कहते हैं जी, उसकी वजह से उसके थोड़ा मायने अलग हो जाते हैं। जनरेट वो होती है जो पहले से उसमें फीड की हुई है, बहुत बड़ी उसका एल्गोरिदम है, उसका डाटा स्ट्रक्चर है, और जो जितना उसमें फीड है वो उतना ही जनरेट कर सकता है जी। और मानवीय मस्तिष्क का तो कोई सीमा ही नहीं है। बिल्कुल, वो तो कल्पनाओं में उड़ता है, संवेदनशीलता में जीता है, देश काल परिस्थिति को अपने साहित्य में संजोता है जी। इसके विपरीत जो एआई है वो एक सीमित दायरे में ही साहित्य को प्रभावित करेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा, वो प्रभावित करेगा, लेकिन वो उन क्षेत्रों को ही प्रभावित करेगा जिन क्षेत्रों में प्रथम पंक्ति के साहित्यकार हैं। अच्छा। जैसे स्क्रिप्ट राइटर हैं जी, क्योंकि जो लेखन होता है वो भी बेसिकली दो तरह का होता है जी। जो बड़े लेखक होते हैं वो आत्मसंतुष्टि के लिए लिखते हैं जी, और जो प्रथम पंक्ति का लेखक होता है वो आत्म मतलब मुग्धता में या अपने प्रशंसा के लिए लिखता है जी। अब जो स्क्रिप्ट राइटिंग है वो डायरेक्टर के निर्देशन पर स्क्रिप्ट राइटर लिखता है जी। उसमें क्रिएटिविटी का उसके पास ज्यादा स्कोप नहीं होता है, उस काम को एआई बखूबी कर रही है जी। लेकिन जहां तक मूल साहित्य की बात है, मूल साहित्य तक एआई को पहुंचने में शायद बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि वहां दर्शन उद्घाटित होते हैं, वहां सत्य उद्घाटित होते हैं। क्या बात है। वहां नया विमर्श आता है। बाइबिल से मिल्टन शैतान, बाइबिल से उठाकर शैतान को जॉन मिल्टन हीरो बना देते हैं। क्या बात है। बिल्कुल। मैथिली शरण गुप्त बुद्ध के महाविनिष्क्रमण से जो यशोधरा है उसे बाहर निकालकर उसके बुद्ध के समकक्ष एक पात्र का सृजन करते हैं जी। आप देखिए रश्मरथी में दिनकर जी ने कर्ण को सारे महाभारत के पात्रों से बाहर निकालकर नया सृजन किया। नया सृजन, तो जो नया सत्य गढ़ता है वही साहित्य है। एआई अभी इसमें बहुत पीछे है। हाँ, क्योंकि कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हुई हैं एआई को लेकर के जो वास्तव में चिंताजनक हैं। उसमें पहला है कि अब साहित्य की समीक्षा एआई से हो रही है, रिव्यूज। अब हो सकता है भविष्य में मानदंड ये होगा कि एआई ने फला साहित्य को रिजेक्ट कर दिया और समाज में उस अच्छे साहित्य को नकार दिया जाएगा। बहुत खराब स्थिति होगी वो। बहुत खराब स्थिति होगी। तो इससे ज्यादा साहित्य बहुत ज्यादा चुनौती मूल साहित्य को देता हुआ भी नजर नहीं आता है। जी। भुवन कुनियाल जी, आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में जो डायमेंशंस हमारे सामने खोले हैं उनके पक्ष और विपक्ष पर हम लगातार आगे बातचीत करते रहेंगे। फिर मैं आपके पास आऊँ उससे पहले डॉक्टर राकेश डंगवाल, आप तो ट्रेनर हैं, तमाम तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में रहते हैं, जाहिर सी बात है नई पीढ़ी के साथ सबसे ज़्यादा संवाद आपका होता है। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आया है, इसमें हमारी जो नई पीढ़ी है उसकी सोच समझ, उसकी सृजनात्मकता पर इसने क्या असर डाला है, कैसा असर डाला है? धन्यवाद मुकेश जी इस क्वेश्चन को पूछने के लिए। जी। तो सबसे पहले तो मैं एआई के बारे में, इतिहास के बारे में थोड़ा सा जाऊं, क्योंकि हम पीढ़ी की बात कर रहे हैं, आज की बात कर रहे हैं और पीछे जो हमारा गुजर गया जो है जी, उसकी बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस उसमें जो है, कहीं ना गैप्स हैं और कहीं ना कहीं जो है उसमें इनोवेटिव और नई नई चीज़ें आई हैं साथ साथ, तो उन पे भी चर्चा करना बहुत ज़रूरी हो गया है जी। तो आपने जो पूछा कि जो है नई पीढ़ी, भावी पीढ़ी पे जो है एआई का क्या इफेक्ट पड़ेगा, उनके सोच समझ और सृजन जो उनकी क्रिएटिविटी है उस पर इफेक्ट क्या पड़ेगा जी। तो
जाहिर सी बात है कि समय के साथ साथ हर चीज़ पे जी अगर मैं जनरेशन की बात करूं कि आज जो है कौन सी जनरेशन है, थर्ड फोर्थ जनरेशन फिफ्थ जनरेशन, जैसा आपने देखा होगा 3G 4G 5G 6G और 7G में आज चल रहे हैं लोग जी, अमेरिका और जापान जैसे कंट्रीज। अच्छा, तो उसके बाद उसको हम अगर मद्देनज़र देखें तो AI जो है एक किसी साइंटिस्ट या किसी इंजीनियर्स, कंप्यूटर इंजीनियर्स का जो दिमाग था, जो 1950 के दशक में इसके बारे में जो है सोचा और सोचते सोचते उस पर काम चलता रहा, लगातार चलता रहा। लेकिन इसकी एप्लीकेशन, इस पे जो है काम जो है 70 और 80 के दशक में जापान ने स्टार्ट किया। जापान ने स्टार्ट करने के लिए जब उसने इस पे काम किया, रोबोट बनाना शुरू किया उसने, तो उसने जो है AI का तो मेन फंक्शन था ही, और उसका नाम जो है 5th जनरेशन प्रोजेक्ट भी रखा। 5th जनरेशन, उस समय जापान की बात कर रहे हैं, देखिए हम कितने पीछे हैं आज। जी। तो उस जमाने की बात है जी। तो 70 के दशक में जब जापान जो है इस पे काम 70-80 के दशक में कर रहे हैं, उसके बाद जो है दूसरे यूरोपियन देशों ने किया, अमेरिकन USA ने किया, और यूरोपियन देश का जो प्रोजेक्ट था उसका नाम LV रखा गया जी। तो ये लगातार काम करते रहे, इस पे लगातार काम करते रहे। और फिर उसके बाद तो इंडिया जैसी बात करते हैं, भारत में तो ये आपको पता है कि 1980 और 90 के दशक में तो यहाँ कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था, करीबन 90 के इस जो है 80 के लास्ट में जो है, तो तब हमने कंप्यूटर जैसी चीज़ों को देखा था। हालांकि कंप्यूटर 1954-55 में इंडिया में आ चुका था, लेकिन वो कलकत्ता में जो है कहीं ना कहीं जो है जिसमें स्टैटिक्स वगैरह का किया जाता था, गवर्नमेंट यूज़ करती थी उसको, तो उस समय उस तरह का कंप्यूटर था। लेकिन टाइम टू टाइम जो है सारा चेंज हो गया। आज जो है हम बात कर रहे हैं AI की। AI भी अभी बहुत इंडिया की जो बात कर रहा हूँ मैं, तो इंडिया में तो बहुत ही 3-4 साल की बात होगी, और अभी तो बहुत ही 1-8 साल में, तो 1-2 साल में आपने देखा होगा AI के अंदर जो है इतना ज़्यादा रिवोल्यूशन हो गया है, इसके इतनी सारी चीज़ें जुड़ गई हैं। और इस जनरेशन की बात कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी की बात कर रहे हैं, तो आज की जो हमारी पीढ़ी है वो AI को उसका जो सोच और समझ है, क्योंकि आज की पीढ़ी में मैंने देखा है कि वो पेशेंस नहीं है, उनको हर चीज बहुत जल्दी चाहिए और वो उसके फेवर में जा रही है। हर चीज जो है उनको इमीडिएट, पेशेंस नाम की चीज उनके अंदर है नहीं। आज उनको कोई काम करना है तो आज ही उसको ठीक करना, ये एक तरह से बहुत अच्छी बात भी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक उतवालापन भी है, जिससे जो है उसके बिना सोचे समझे कई बार बहुत सारी चीजें भी हो जाती हैं जो नेगेटिव भी जाती हैं। पर इसमें AI की बात करें तो इसमें कुछ पॉजिटिव काफ़ी सारे हैं। पॉजिटिव इसलिए हैं कि इनकी सोच समझ आज की जो जनरेशन की है, जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, जो काम करते हैं, जो उनको काम दिया जाता है, चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे जो है क्लासेस हों या कोई इंस्टीट्यूट्स हों, वहाँ पे AI में अगर AI को डिज़ाइन उसमें यूज़ किया जाए तो वहाँ पे हर बच्चे का AI जो है पूरा जो है पैटर्न होता है, उसके बारे में हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि किस बच्चे का इंडिविजुअली क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, और कितना उसने जो है उस पर जो है उसका इंटरेस्ट ले रहा है। उसी तरह की सारी हर इंडिविजुअल बच्चे का आपको प्रोग्राम मिल जाएगा। तो इससे जो एजुकेशन में तो बहुत फायदा हो रहा है। जो लोग पढ़ाने वाले हैं, जो और उनके पेरेंट्स हैं, तो वो एक रिपोर्ट बन सकती है उसकी कि हर बच्चे का क्लासरूम में अटेंडेंस कैसा है, कैसा वो क्या सोच रहा है उस समय, किस तरह की वो एक्टिविटीज कर रहा है। तो ये सारा डाटा जो है उस समय जो है जनरेट भी होता रहता है, क्योंकि AI का सिस्टम वहाँ पे ऑलरेडी लगा रहता है। तो ये उनकी सोच होती है, बच्चों की जो है सोच इस तरह की है कि वो किसी भी चीज को जो है उसमें बहुत जल्दी पिकअप करने की कोशिश करते हैं, और उनका एनालिसिस भी हो जाता है कि हम उन बच्चों का मानसिक स्तर और किस तरह की वो चाहते हैं, कैसा चाहते हैं, क्या इंटरेस्ट लेते हैं, वो भी हमें AI से पता चले। डॉक्टर राकेश डंगवाल, आप जिस तरफ हमारा ध्यान खींच रहे थे कि हमारी नई पीढ़ी में एक अधीरता है चीज़ों को लेकर, और ये स्वाभाविक भी है क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें रेडीमेड उपलब्ध हो गई हैं जो कि हमने मैनुअली अपने स्तर पर तैयार की थी। आपकी ही बात को थोड़ा सा विषयांतर करते हुए मैं भुवन कुनियाल जी आपके पास आ रहा हूँ, और जैसे अभी डॉक्टर राकेश डंगवाल कह रहे हैं कि चीज़ें इतनी रैपिडली, इतनी तेज़ी से बदल रही हैं, अगर ये सब पूरा इसी तरह से बदलता रहा
तो हमारा जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये समग्र रूप से समाज पर क्या प्रभाव डालता है? और इसमें भी एक बहुत बड़ा पक्ष है, आपकी जो मूल पृष्ठभूमि रही है वो चमोली के सीमांत इलाके से रही है। हम सभी लोग पर्वत प्रदेश से आते हैं। उसमें हमारा वो जो ग्रामीण परिवेश है, वो जो लोक जीवन है, लोक समाज है, वो कितना विश्वसनीय रूप में सामने आएगा आने वाली पीढ़ी के सामने, अगर एआई ही हमारे सारे इस तरह के प्रेजेंटेशन में शामिल रहा तो। जी, आपका प्रश्न मूलतः दो प्रश्नों को समेटे हुए है। जी बिल्कुल। एआई का समाज पर समग्र रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा, विशेषकर ग्रामीण अंचलों का, और लोक को क्या वो देगा या उससे क्या लेगा। तो मैं प्रथम भाग में, आपके प्रश्न के प्रथम भाग पे पहले आऊँगा। जी, समग्र रूप से समाज को फिर से वही हर तकनीकी की तरह, हर वैज्ञानिक खोज की तरह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू एआई लेके आएगा। जी। विज्ञान और आर्थिक प्रगति ने जो हमारी ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट था उसको न्यूक्लियर फैमिली में बदला। जी। मानो पहले दादा दादी चाचा ताऊ थे, अब मम्मी पापा और भाई बहन 4 लोग हुए। जी। एआई के कॉन्सेप्ट के साथ सामाजिक इस व्यवस्था पर फिर से चोट पहुंचेगी। अच्छा। इंडिविजुअल ज्यादा होगा, व्यक्ति अपना व्यक्तिवादी ज्यादा होगा। आप देखिए ना, 4 आप घर बनाते हैं तो जितने सदस्य हैं उतने कमरे बनाते हैं। जी। अब वो इसी सोच को बढ़ावा आगे जाएगा। हाँ। और एआई अपने अपने एक असिस्टेंट के रूप में हर एक व्यक्ति के पास होंगे। शायद 10-20 साल बाद हमें आश्चर्य नहीं होगा यह देखते हुए कि माँ बच्चा जनने से बढ़िया एक बच्चे जैसा एआई रख ले। क्या बात है। या काम पर जाने से पहले माँ बाप का ही एक रोबोट बच्चे को देख रेख के लिए रख ले। क्या बात। अगर यह स्थिति आई तो मानव मस्तिष्क भावना विहीन होने लगेगा। और उसके दूरगामी परिणाम ये होंगे कि हम भी धीरे धीरे मशीनों को प्रयोग नहीं कर रहे होंगे, बल्कि मशीन हमारा प्रयोग करके हमें एक तरह से भावनाओं से, संवेदनाओं से दूर करती चली जाएंगी। तो समाज पर अगर एआई का अनियंत्रित उपयोग हुआ, यह बात भी सही है कि सरकारें इस पे इंटरवेंशन रखेंगी, इसके प्रयोग और अनुप्रयोग पर भी प्रतिबंध रहेंगे। लेकिन अगर ये स्वच्छंद रूप से बाकी तकनीकी की तरह बढ़ती रही तो समाज पर इसके नकारात्मक पहलू तो ये रहेंगे। और आते हैं सकारात्मक पे, तो आर्थिक और जो हमारे इंडिविजुअल कंफर्ट है उसके लिए वरदान भी साबित होगा। अभी तक वॉशिंग मशीन कपड़े साबुन और पानी मिला के धोती है। अब वॉशिंग मशीन छांट लेगी कि ऊन का कपड़ा है, कॉटन का कपड़ा है, ये इस फैब्रिक का है। क्या बात है। और उसको फिर उस तरीके से हमें और अच्छी सर्विसेज मिलेंगी। जी। हमारा समय बचेगा, हमारा श्रम बचेगा, और इस तरह से हमारा धन भी बचेगा। तो एआई जैसे विज्ञान एज ए मास्टर यूज करते हैं, एज ए स्लेव यूज करते हैं, एआई भी भविष्य में हम मास्टर बनाएंगे तो नुकसान पहुंचाएगी, और स्लेव बनाते हैं तो वो हमारा एक बहुत अच्छा एक वर्कर की तरह काम करेगा। जी। और इसका जो लोक जीवन है, दूसरा पक्ष आपके और ग्रामीण पक्ष है, जो उसका लोक जीवन। अब लोक की समस्या ये होती है कि लोक एक बहुत बड़ा एक विरासत होती है, बहुत बड़ी परंपराएं होती हैं। जी। लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू नहीं होती, मतलब वह उसका मार्केट इतना बड़ा नहीं है। जितनी भी तकनीकी आती हैं उसका विस्तार इस बात पे निर्भर करता है कि मार्केट में इसका चलन कितना होगा और इसका कितना बड़ा मार्केट है। अब आप गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी हमारे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखिए। जी। कोई डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम सिर्फ एक बोली के लिए क्यों लगाएगा जिनकी जनसंख्या इतनी कम है। जी। पूरे भारत में शायद 19,500 के आसपास पूरी बोलियां हैं। जी। अब कोई इस पर 19,500 तरह की बोलियों को लेकर और साहित्य के सृजन के लिए काम करेगा तो उसकी मार्केट डिवाइड हो जाएगी 19,500 से। जी, जी। तो जब उसका आर्थिक उसको कुछ लाभ मिलेगा नहीं तो वह करेगा क्यों। बिल्कुल ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर जैसे हिंदी भाषी हैं या तेलुगु, तमिल, जो बड़े मतलब भाषाई राज्य हैं, वहां इन पे काम होगा तो भी जो लोक परंपराएं हैं, लोक संस्कृति है, लोक का एक अपना एक रंग है, लोक में वो लेखक जीता है,
जो उसका लेखक है उस लोक को जीता भी है, एआई तो उसको जीती ही नहीं है। वो तो उस लोक को सुन भी नहीं सकती, बिल्कुल समझ भी नहीं सकती, देख भी नहीं सकती, तो वो उसको आत्मसात भी नहीं कर सकती। जब आत्मसात नहीं करेगी तो जो कहते हैं ना कि लिटरेचर इज द ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, तो जब पावरफुल फीलिंग ही नहीं आएंगी तो ओवरफ्लो नहीं होगा, ओवरफ्लो नहीं होगा तो साहित्य का सर्जन ही रुक जाएगा। तो इस सब को आप देखेंगे तो ये सारा कुछ जो लोक के लिए एआई के नुकसान नहीं पहुंचेंगे, लेकिन साथ में फायदे भी पहुंचने की समस्या कम है, संभावना कम है। जी जी, क्योंकि एआई अपने आप में एक ऐसा एल्गोरिदम है जो लोक के लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है। हमारी गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी की लिपि नहीं है। भविष्य में हो सकता है कि एआई साउंड को डिकोड करके हमारे गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी की मिनिमम यूनिट को आइडेंटिफाई करके उनको सामने ले आए और हम उन्हें सिंबल देकर लिपिबद्ध कर दें। क्या बात है। तो अगर इस क्षेत्र में काम होता है, कोई इनोवेटिव युवा आते हैं जो आर्थिक दृष्टि से इतर काम करके समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो जरूर एआई एक वरदान भी साबित होगी, लेकिन वो भाषाई आधार पर। अगेन फिर वही बात है कि साहित्य में एआई अभी पहुंचना थोड़ा मुश्किल होगा। जी, भुवन कुनियाल जी, आपके इस वक्तव्य में दोनों पक्ष आए। एक पक्ष तो जो बड़ी उम्मीद और एक बड़ी हसीन दुनिया हमारे सामने लाती है, और उसका एक पक्ष ये भी है जो कुछ डरावनी सी परिस्थितियों को हमारे सामने लाती है। बहरहाल हर चीज़ के प्लस माइनस होते हैं, अच्छे बुरे दोनों पक्ष होते हैं। डॉक्टर राकेश डंगवाल, एआई का जो ये दौर जिस पर अभी भुवन कुनियाल जी भी कह रहे थे, इसको भारत की परिस्थितियों के हिसाब से आप क्या मानते हैं, ये वरदान है या वरदान के साथ इसमें कुछ खतरे भी हैं? और अगर ये वरदान है तो भी और खतरे हैं तो भी भविष्य की क्या संभावनाएं आप देखते हैं, क्योंकि हम 140 करोड़ के देश हैं? जी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत की जो परिस्थितियां, हम पूरे दुनिया में नहीं जा रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं, क्योंकि भारत तो उसी के बारे में बात करेंगे जी। और जहाँ तक भारत की बात है तो भारत में अभी एआई जो है, अभी क्या कह सकते हैं कि एक बच्चे की तरह खेल रहा है जी, बच्चे की तरह खेल रहा है। उस बच्चे को हमको एजुकेट करना है, बड़ा बनाना है और एक स्ट्रीम, एक सही डायरेक्शन में देने की कोशिश करनी है। बहुत महत्वपूर्ण बात आप जी जी। तो अब उस बच्चे को हम किस तरह से सिखाएं, कैसे उसको बड़ा करें, कैसे उसको फीड करें, कैसे उसका रहन सहन और उसका सारी एक्टिविटीज़ को कैसे संजो के रखें, ताकि वो जब ग्रोथ करे, धीरे धीरे ग्रोथ करे, तो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में ग्रोथ करे, पॉजिटिव, और उसके रिजल्ट्स भी पॉजिटिव, आउटकम्स भी पॉजिटिव हो, न कि नेगेटिव। तो अभी भारत में बहुत स्कोप है कि हम इसको सोच समझ कर करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में कंप्यूटर के हमारे पास हम लीड कर रहे हैं, यूँ कह सकते हैं कि दुनिया को हम लीड कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस में हम बहुत लीड कर रहे हैं। आज अब अमेरिका में देखो 40 लाख से ज़्यादा इंजीनियर्स, कंप्यूटर इंजीनियर हमारे अमेरिका में काम कर रहे हैं। 40 लाख से ज़्यादा। तो अभी भारत में भी बहुत सारी कंपनियां इस पे काम कर रहे हैं, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां आपने देखी होंगी, वो खासकर जो है स्पेशली जो है भारत में, जो भारत की जो जनसंख्या है उसके मद्देनज़र रखते हुए हम एआई में अच्छा काम कर रहे हैं, और कंप्यूटर के साथ साथ हम बहुत सारी लर्निंग भी कर रहे हैं। तो पर सवाल इस बात का पैदा होता है कि हमारे पास कितने कंप्यूटर्स हैं, कितने लोगों तक वो पहुंचता है, कितने लोगों तक हमारे पास इंटरनेट की सुविधाएं पहुंचती हैं। तो ये ओवरऑल ये सारी चीज़ें अभी हमें भारत में ये फैसिलिटेट करना होगा, इस पर फोकस करना है, और वो कर भी रहे हैं। जहाँ तक आज जो हमारा जो है गवर्नमेंट के जो लीड कर रहे हैं, जो भी हमारे जो आईटी वाले लीडरशिप जो हमारी जो है, वो इस पे काम बहुत तेजी से कर रही है। आपने देखा होगा कि आपका जो है डेटा और तमाम तरह की चीज़ों, डेटा एनालिसिस की बात करें, पूरा डिजिटल इंडिया, वही कंसेप्ट, डिजिटल इंडिया की बात करें, चाहे हम एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे हम
ई कॉमर्स की बात करें, फाइनेंस की बात करें, या कोई दूसरे जो है और फील्ड हैं, चाहे हेल्थ केयर की बात करें, इन सब में इन्वॉल्वमेंट हो रही है। और जब हमारी जो लीडरशिप है, मैं एक पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाह रहा, जब हमारी जो लीडरशिप है देश की, आज की एग्जिस्टिंग लीडरशिप है, इस इंडिया को, कम से कम इस भारत को अपने जो है एक सपना देखा है कि 5 ट्रिलियन की कंपनी, 5 ट्रिलियन का जो है वो बनाना है इसका, जो इसका जो क्या कह सकते हैं इकोनॉमी जी। तो इस इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन की बनाने के लिए हम एग्रीकल्चर पे भी जाएंगे, और हम जो है दूसरे संसाधन हैं जितने, ई कॉमर्स से लेकर, फाइनेंस से लेकर, हेल्थ केयर से लेकर, और तमाम तरह के जो है जो इसमें कंपोनेंट्स हैं अलग अलग फील्ड के, वो सब AI से ही कोरिलेट करेंगे, उसी से चलेंगे, और तभी ये 5 ट्रिलियन और 6 ट्रिलियन है। और मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड, जो आप विश्व गुरु की बात करते हैं, हर तरह से तो वो सपना भी साकार हो सकता है। और भारत की जो परिस्थितियां हैं उस पर अभी बहुत काम करने का लिए जो है AI पे हमें काफी काम करना पड़ेगा। आप मैं कुछ तो जोड़ना चाहूंगा आदरणीय डंगवाल जी की बात पे जी। उन्होंने इशारा बिल्कुल साफ कर दिया है जी। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर आप AI को देखेंगे तो AI एक वरदान साबित हो सकती है गवर्नेंस के लेवल पर। अच्छा, क्योंकि हमारे पास मॉनिटरिंग, हमारी पॉपुलेशन एक तरह से हमारे लिए वरदान भी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभिशाप भी है, क्योंकि वहाँ मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं होते हैं, योजनाएं हैं। बिल्कुल सही। आप शिक्षा विभाग में ही या हमारे विभाग में अभी एक नया प्रोजेक्ट चला है मॉनिटरिंग का, AI मॉनिटर्ड क्लासरूम्स। अच्छा, तो जितनी भी हम विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से जो भी क्लासरूम एक्टिविटीज़ है, जो भी आपका रिजल्ट बन रहे हैं, जो भी आपका असेसमेंट और एवेल्युएशन हो रहा है, वो सब AI मॉनिटर्ड होगा। अच्छा, और 1 या 2 साल में ये अपना फल देगा। हर एक बच्चे तक पहुंचना लक्ष्य है शिक्षा का, तो ये काम AI की मदद से बहुत ही आसानी से हो रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये मैंने पहले जो पहला प्रश्न पूछा गया था उस समय मैंने ऐड किया था इसको, कि क्लासरूम में हर बच्चे को, इंडिविजुअल बच्चे को मॉनिटर किया जा रहा है AI के थ्रू, उसके डिटेल रिपोर्ट्स बनाई जा रही हैं, उसका इंटरेस्ट देखा जा रहा है, उसको लैकिंग कहाँ पर है, वो सारी चीजें लेकिन डंगवाल जी, मैं थोड़ा सा इसमें एक सवाल ये जोड़ूं, और ये मेरा नहीं, अमूमन जो हमारे समाज में पूछा जाता है कि क्या AI हमारे जो रोजगार की संभावनाएं हैं इन पर भी कुठाराघात करता है? बिल्कुल बिल्कुल। AI में जो है आप जो है, अभी तो भारत में तो ये चल रहा है, जैसे मैंने बताया कि बच्चे की तरह जो है जवान हो रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में AI से बहुत सारे, अब आपने देखा होगा कि 1990 के दशक में कंप्यूटर्स जब स्टार्ट हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि जॉब चली जाएंगी, और हुआ भी थोड़ा बहुत। लेकिन इसके साथ साथ जब जो है इस तरह के जो है न्यू टेक्नोलॉजीज आती हैं, तो कहीं ना कहीं एक कुछ ओवर द पीरियड एक रहता है जब वो इस तरह की हलचल रहती है कि कहीं जॉब चले जाएंगे, कुछ हो जाएगा, संक्रमण काल जिसको हम कहते हैं, ओवर द पीरियड वो ओवरकम भी हो जाता है, और टाइमली वो कम, जैसे 5 साल 10 साल में वो सारी चीजें फिलअप भी हो जाती हैं, और वो उसी पैटर्न में चलने लग जाता है। सब लोग उसी इन्वायरमेंट में जीने के लिए कोशिश करते हैं, और उसी से स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं। तो वो इतना बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज नहीं है। जी जी, राकेश डंगवाल जी, ये सवाल लेकर मैं आपके पास इसलिए आया था कि जब AI के तमाम खूबियों की हम चर्चा करते हैं तो ये सवाल भी अक्सर आता है, और इस मंच पर तो हम ये सवाल कर ही सकते हैं। भुवन कुनियाल, आप शिक्षाविद भी हैं, स्कूल में, कॉलेजेस में पढ़ाते रहते हैं, दिन भर बच्चों के बीच रहते हैं। AI के जो ये तमाम इक्विपमेंट्स हैं, जो ये कंसेप्ट है, जो ये पूरा परिवेश AI ने निर्मित किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, एक तो इसको नई पीढ़ी कैसे ले रही है, दूसरा कि क्या इससे नई पीढ़ी की जो सृजनात्मकता है, जो मौलिकता है, उसकी सोच की, समझ की, उस पर असर पड़ रहा है? बहुत अच्छा, ये सवाल वास्तव में बहुत ही मैं समझूंगा बहुत महत्वपूर्ण है इस हमारी चर्चा के इस पड़ाव में जी। जैसे डंगवाल जी ने भी इंगित किया कि बच्चों में उतावलापन है जी, फिर बात वहीं आके रुकती है कि गवर्नेंस लेवल पे, कंपनी लेवल पर आर्टिफिशियल जितना बड़ा वरदान है, व्यक्तिगत स्तर पर आकर बहुत थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करा देता है। बच्चों की बौद्धिक विकास में 2 चीजें बहुत मायने रखती हैं जी, प्रयास और अभ्यास। प्रयास और अभ्यास जी, एक्सरसाइज एंड एफर्ट जी। आप एक सवाल का हल 1 मिनट में बच्चे को बता दीजिए, वो सीख तो जाएगा लेकिन बौद्धिक विकास रुक जाएगा।
वही सवाल वो दिन भर बैठकर शाम को खुद से आंसर निकाले तो वहाँ बौद्धिक विकास होगा, टेक प्लेस, मतलब वहाँ पे स्थान उसका होता है बौद्धिक विकास। बिल्कुल ठीक। एआई यही कर रही है, एआई शॉर्टकट दे रही है बच्चे को। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। वह विज्ञान की परिभाषाओं के सरलीकरण करके समझने में सहायक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन किसी गणितीय सवाल का हल हूबहू वहां से लेकर के अपनी कॉपी में लिख दे रहा है, वह यहाँ उसका बौद्धिक विकास को रोक भी रहा है। अच्छा। दूसरा, पढ़ने के लिए बच्चे आजकल क्या है कि हम ऑनलाइन प्रोजेक्ट इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि बच्चा इस तरह से इनेबल हो जाए। जब उसको टाइपिस्ट वहाँ मिला है, थिंकर वहाँ मिला है, कंटेंट वहाँ मिला है, तो बिस्तर में लेट के उसका साइड बाय साइड सारा काम हो रहा है, तो एफर्ट नहीं कर रहा है। जब एफर्ट नहीं होगा तो प्रैक्टिस भी नहीं होगी, प्रैक्टिस और एफर्ट दोनों रुकेंगे तो बौद्धिक विकास भी रुकेगा। तो वही नियंत्रित, जो तकनीकी का सबसे बड़ा एक पहलू है कि नियंत्रित वातावरण में बच्चे को अगर तकनीकी दी जाती है तो बौद्धिक विकास में निश्चित ही सहायक होती है। लेकिन स्वच्छंदता के साथ अगर वह तकनीकी को यूज करता है, ये तकनीकी का अनुप्रयोग करता है, तो वहां पे उसका बौद्धिक विकास हो सकता है किसी और डायरेक्शन में चला जाए। जहां तक बात तकनीकी की स्मार्टनेस प्रयोग की है, हाउ स्मार्टली यू यूज द टेक्निक कहते हैं, तो वहां पर तो बच्चा बौद्धिक विकास कर रहा है। आप अपने फोन में वो सब नहीं कर सकते हैं जो आपका बच्चा कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो वो स्मार्टली तकनीकी के प्रयोग में तो कर रहा है, लेकिन जो एक मानवीय मस्तिष्क के स्वाभाविक या प्राकृतिक विकास की बात है, वहां पर कहीं ना कहीं तकनीकी बाधक भी बनती है। जी। तो वहां पर फोकस करने की जरूरत है, एक उम्र तक नियंत्रित वातावरण में। फिर हम पूरी तरह से एआई को फुल प्रूफ नहीं मान सकते। यूपीएससी का एक एग्जाम हुआ था, बड़ा इंटरेस्टिंग है, और सीएससी का पेपर एआई से कराया गया था। सीएससी माने कंप्यूटर साइंस। अच्छा। एआई का ही विषय यूपीएससी ने अपना पेपर जब एआई को करने को दिया तो एआई फेल हो गया। क्या बात है। आप बहुत एक और मजेदार अच्छा एआई का, हम क्योंकि पाश्चात्य तकनीकी की हवा बन जाती है, क्योंकि वो मार्केट का एक मतलब इतना एडवर्टीजमेंट कर दो कि लोग मेस्मराइज हो जाएं, चमत्कृत हो जाएं, विस्मृत हो जाएं और उसके लिए झपट पड़े। हमें अपना विवेक रखना चाहिए। दूसरा उदाहरण है इसका, एआई का एल्गोरिदम और डाटा स्ट्रक्चर सिर्फ 2 विषय पे है ज्यादातर, जहां तक मेरी जानकारी है, मैं बहुत अल्पज्ञानी हूं तकनीक को लेके, वह है गणित और भौतिकी। और जो जेई का एडवांस का पेपर जब एआई से कराया गया तो वहां भी एआई फेल हो गई। क्या बात है, क्या बात है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये सब कुछ हमारे हाथ में आ गया है, नहीं, इसमें बहुत सी खामियां हैं। जी, इन्हीं बात को मैं जरा जरूर सर से थोड़ा सा और जो है उसी पे ऐड करता हूँ कि आपने एजुकेशन फील्ड की बात की, इसमें ज़्यादातर मैंने देखा तो कहीं ना कहीं एआई, जैसे अगर हम हेल्थ केयर की बात वहाँ करें तो एआई हेल्थ केयर या दूसरे जो चैलेंजेस हैं क्लाइमेट का और या दूसरे क्या कह सकते हैं जैसे मौसम विज्ञान है ना, मेट्रोलॉजिस्ट, इस तरह की चीज़ें जब होती हैं और जब एआई से इसको किया जाता है, जब इसको प्रोसेस किया जाता है, तो हेल्थ केयर की मैं बात करूँ तो हेल्थ केयर में इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है कि आपको पूरे बॉडी की जो है स्कैनिंग, आपका तमाम सिस्टम चेक करना, कहाँ पे कौन सी डिजीज़ है, कहाँ पे क्या सेल्स हैं, कितने देर में ये ठीक हो जाएगा या नहीं होगा, ये तमाम चीज़ों पे एआई इतना हेल्थ केयर में इतना ज़्यादा फास्ट जो है काम कर रहा है। तो कुछ चीज़ों में तो बहुत अच्छा जो है इसका बेनिफिट है, जो मैं आपकी बात एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो उससे भी। डंगवाल जी, इसी में एक चीज़ और जोड़ दीजिए, जहाँ से हमने शुरू किया था कि क्या साहित्य को भी सीखा जा सकता है एआई के मार्फत? ऑफ कोर्स, बहुत संक्षेप में। साहित्य जो है एआई से साहित्य जो है, जैसे आज आपने एआई के टूल्स देखे होंगे, चैट जीपीटी है या दूसरे है, मशीन जो है लर्निंग है, इस तरह के जो टूल्स हैं ये, तो इस पे क्या करते हैं कि जो है एक गूगल का भी है इसमें, गूगल ब्रा करके है, तो वो सब चीज़ें क्या कर रही हैं कि जो हम बहुत सारा, जब एआई सीधा सा काम कर रहा है कि जितना ज़्यादा आप डेटा उसमें डालेंगे उतना ही ज़्यादा वो काम करेगा। तो साहित्य के क्षेत्र में ही हम अगर बहुत सारी चीज़ें, दुनिया भर की चीज़ें उसमें डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे मैं एक बात करूं कि एक कविता है, अगर मैंने कोई कविता है और मैं एआई के थ्रू उसका वो कर रहा हूँ, तो उस कविता में वो और इंटरेस्टिंग बन जाएगी जब एआई के थ्रू वो जो है निकलेगी। कैसे निकलेगी? क्योंकि जो है उसमें
दुनिया भर की चीजें, दुनिया भर के साहित्य होगा उसमें, और उनको जो सिस्टमेटिक तरीके से नई कविता बना देगा आप। डॉक्टर राकेश डंगवाल और भुवन कुनियाल, एआई इतना विराट विषय है कि इस पर हम घंटों परिचर्चा कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम की अपनी एक समय सीमा है। बहरहाल भुवन कुनियाल जी और डॉक्टर राकेश डंगवाल, आप दोनों साहित्यिकी के इस मंच पर आए, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, आभार। ये थी हमारी आज की साहित्यिकी। अगली बार किसी नए विषय के साथ कुछ नए मेहमानों को लेकर आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।